इलेक्ट्रॉन्स। आज है हमारा डे 4 फॉर द 21 डेज 21 कॉन्सेप्ट्स और आज के हम इस कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से लेकर के जो भी टर्म्स होंगे हम उसको आज क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, इजीली समझना पड़ेगा कि सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। हमारे पास कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। तो बेटा जब हमें पता हो कि अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के केस में हमें टर्म्स कुछ पता होना चाहिए, कंडक्टर पे क्या होगा और इंसुलेटर पे क्या होगा। बेसिकली जब कंडक्टर तो उस पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। तो जो हमारा कंडक्टर होता है उसकी सरफेस पे 10⁻28 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि कैसे मूवमेंट इनका क्या होगा, कैसे वो मूव करेंगे, वो सब हमें पता करना। और हमें देखना है कि कंडक्टर पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं और रैंडम मोशन करते हैं। अब वो रैंडम मोशन किस वजह से करते हैं, जो कंडक्टर होता है इसमें जब उनका रैंडम मोशन होता है तो रैंडम मोशन का एक ही रीज़न है, थर्मल एनर्जी। दैट मीन्स इनकी जो हीट या थर्मल एनर्जी होती है इसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। और जब थर्मल एनर्जी मिलती है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं, उनका कोई फिक्स डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो इनके साथ साथ थर्मल एनर्जी खत्म हो जाएगी और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू मूवमेंट होगा वो दिखाया जाएगा। इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं उनकी वेलोसिटी लगभग 10⁴ मीटर पर सेकेंड के क्या होती है, बराबर होती है अगर थर्मल एनर्जी। और वेलोसिटी कैसे करते हैं, वो रैंडम करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे और वो टकराएंगे किससे, उनका जो कोलिजन होगा वो होगा पॉजिटिव आयन के साथ। अगर हम उसको रख रहे हैं तो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। तो ये सब बेसिक टर्म हुआ हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेकर के। अब सपोज हमारे पास सिस्टम में कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है। अब उस कंडक्टर पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स में हमें पता चल गए हैं। अब इसी के बेस पे अगर मैं बोलूँ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है थर्मल एनर्जी की वजह से जो भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उनकी मूवमेंट की वजह से जो भी उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो जीरो होती है, क्योंकि थर्मल एनर्जी की वजह से दोनों क्या होते हैं, आयंस और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों सेम कंडीशन में जिनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ हमारे पास वेलोसिटी of n electrons in conductor, तो अपने पास n इलेक्ट्रॉन्स है तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखना। अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन फॉर n इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास u। अब u क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है। इनिशियल मतलब क्यों, क्योंकि ये थर्मल एनर्जी की वजह से मूव कर रहा है। इसको मैं थर्मल वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये मूव रैंडम मोशन जो भी कर रहा है थर्मल वेलोसिटी की वजह से कर रहा है। अब अगर पूरे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स है तो उनकी जो थर्मल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो अपने पास सिस्टम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब n इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर मैं कर रहा हूँ तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। सो एवरेज वेलोसिटी उनकी होगी u1 एक इलेक्ट्रॉन का, सिमिलरली u2 दूसरे इलेक्ट्रॉन का, अप टू हमारे पास सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स है n तक, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स n तक है, सिस्टम में n हो गया। अब इनका जो एवरेज वेलोसिटी होगा ड्यू टू थर्मल दैट विल बी 0, क्योंकि ये इक्वल हो जाएंगे, ना तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा ना तो आयन रहेंगे। दैट मीन्स उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कुछ प्रकार के इलेक्ट्रिकल फोर्स का भी अनुभव करेगा। वो भी कब करेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स का, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब। और हमें पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसको सबसे ज़्यादा जो लगाव होता है वो प्रोटॉन से होता है और सबसे ज़्यादा जो दुश्मन होता है कड़क वो इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब यहीं पे क्लियर होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन के, अगर मैं कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट, तो कुछ फोर्स अनुभव करेगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय
इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू QE, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे चार्ज है, हमने तो चार्ज लिया हुआ बट यहाँ पे Q लिया हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करा, दैट मीन्स F इक्वल्स टू क्या हो गया, EE हो गया। लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। और हमें पता है F इक्वल्स टू क्या होता है, ma, और इलेक्ट्रॉन का भी मास होता ही है, दैट मीन्स F इक्वल्स टू, अगर मैं ma रख रहा हूँ दैट मीन्स ma इक्वल्स टू माइनस EE अप हो गया, और जो एक्सेलरेशन होगा दैट मीन्स माइनस EE अपॉन m, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस एक्सेलरेशन के बेस पे क्या करेगा, वो अपने पार्टिकल्स को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, जिससे हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये हो गया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब सपोज मैं हर एक पार्टिकल के लिए जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमें पता होना चाहिए, E इक्वल्स टू होता है dV बाई dr। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब हमें अगर ये टर्म मिला हुआ है, इसके बेस पे हमें आगे जाना है, तो हमें अगर हमारे इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ड्रिफ्ट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एक्सेलरेशन एट टी टाइम। एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो T1 हो गया। अब ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी को घसीटना। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ घसीटेंगे, इलेक्ट्रॉन को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके जस्ट अपोजिट घसीट के उसका जो मोशन होगा उसी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट। सो यहाँ पे हमारे पास जब फॉर्मेशन होगा तो क्या हो जाएगा, एज पर हमें इक्वेशन पता है काइनेमेटिक्स के इक्वेशन, तो वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन है तो उससे क्या हो गया V1। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी किसकी वजह से थी, थर्मल की वजह से, तो ये क्या हो गया U1 पहला। अब क्योंकि एक्सेलरेशन जब हम देंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का सेम होगा, तो एक्सेलरेशन क्या है, सेम द टाइम हमने T1 पहले पार्टिकल के लिए लिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा U1 प्लस AT1, ये पहले के लिए हुआ। अगर मैं सिमिलरली चेंज करता हूं तो V2 दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, सो U2 प्लस AT2। सिमिलरली n इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या हो जाएगा, Vn इक्वल्स टू UN प्लस ATN। टाइम भी हमें पता नहीं होगा। अब सिमिलरली जब हम पूरा एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो बेसिकली हमारे पास Vd हो जाएगा, Vd इक्वल्स टू हमारे पास पूरा एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा अपने पास, अगर मैं लिखना चाहूं सो V1 V2 प्लस अप टू Vn। कितने पार्टिकल्स है सिस्टम में, n, मैं इसको कैपिटल N कर दे रहा हूं, n पार्टिकल्स। सो हमारे पास V1 की वैल्यू भी गिवन है, दैट मीन्स क्या लिख सकता हूं मैं V1 की वैल्यू अगर गिवन है तो बेटा, सो V1 इज लाइक U1 प्लस AT1 पहले पार्टिकल के लिए, और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा U2 प्लस AT2 प्लस अप टू UN प्लस ATN, ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है सिस्टम में, n है। सो ये पूरा अगर मैं सेपरेट करूंगा बेटा तो मुझे कुछ तो फॉर्मूला मिलेगा, क्योंकि ये इसके साथ अटैच हो रहा है तो सारे के सारा सम मैं लिख सकता हूं। सो U1 प्लस U2 प्लस अप टू UN अपॉन क्या हो जाएगा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, जो इनिशियल वेलोसिटी किसकी वजह से थी, थर्मल वेलोसिटी की वजह से थी। सो हमारे पास बाकी का टर्म क्या बचेगा, हमारे पास क्या बच रहा है AT1, दैट मीन्स AT1 प्लस AT2 अप टू कहाँ तक है, ATN तक है।
अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो गया, ठीक। और हमें पता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो एक्सेलरेशन है दैट इज कांस्टेंट, मतलब हर इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है, सेम है। तो क्या मैं एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर सकता हूं? और हमने जस्ट अभी पीछे वेरीफाई किया कि जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, U एवरेज इक्वल्स टू 0। क्या मैं इस पूरे इक्वेशन को 0 लिख सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल भी 0 लिख सकता हूं, मैं बिल्कुल 0 लिख सकता हूं। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स ये इक्वेशन 0 हुआ। प्लस यहाँ पे A कांस्टेंट है, अब A कांस्टेंट है दैट मीन्स इसको यहाँ पे लिख देता हूं। A कांस्टेंट है तो हमारे पास हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेसिकली अगर होगा A तो कॉमन हुआ बाहर, सो T1 प्लस T2 प्लस Tn अपॉन n। तो हमारे पास ये इक्वेशन मिला, क्योंकि ये तो एवरेज जो वेलोसिटी थी थर्मल की वजह से तो 0 ही थी, हमने पहले ही देखा था वो। अब ये जो टाइम बता रहा है इसी को हम बोलते हैं एवरेज, ये अपना टर्म है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है जब एक बार इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जब तक वो किसी और इलेक्ट्रॉन या आयन से नहीं टकराता, उसके बीच का जो टाइम गैप होता है उसे हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो सारे पार्टिकल का एवरेज रिलैक्सेशन टाइम अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको टी लिख सकता हूँ? टी बुक में टाउ भी करके दिया हुआ, हम उसको भी यूज कर सकते हैं। सो वी डी इक्वल्स टू ए, ये हो गया अपने पास t। अब यहाँ पे टर्म्स हमें समझना है बेटा कि क्या क्या हो गया। अब जो टर्म्स अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे हमारे पास जो vd है वो हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या हुआ एक्सेलरेशन जो भी हमने दिया हुआ है, और ये क्या हो गया अपने पास t रिलैक्सेशन टाइम। कौन सा रिलैक्सेशन टाइम बेटा, एवरेज, क्योंकि सारे पार्टिकल्स का मिलाकर के, सारे इलेक्ट्रॉन्स का मिलाकर के हो रहा है। और याद करो अभी जस्ट हमने एक इक्वेशन किया यहां पे, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास माइनस ई अपॉन एम। तो क्या मैं इस वैल्यू को वहां पे पुट कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकता हूं। तो अगर मैं इस वैल्यू को वहां पे पुट करूंगा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, वी डी इक्वल्स टू माइनस ई टी अपॉन एम। ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी के साथ साथ अगर हम एक टर्म और डिस्कस करने की कोशिश करें, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और टाइम पे। अब अगर मैं बात करूं रिलेशन बिटवीन वीडी एंड आई, मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। सपोज बेटा हमारे पास ये एक कंडक्टर है, इसको हमने कनेक्ट किया है बैटरी से इस तरीके से। अब बेटा इसमें देखो जो टर्म्स हमें समझना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो ये है, और मैंने पहले भी समझाया है, दो टाइप का होता है, कन्वेंशनल करंट होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करेंगे। सो हमारे पास जो कंडक्टर उसकी लेंथ क्या है, L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। तो मतलब यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट हुआ। अब हमारे पास ये जो कंडक्टर की लेंथ L है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो यहां पे लिखना है इलेक्ट्रॉन्स ऑन कंडक्टर। सो कंडक्टर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली हमें पता है 10 टू द पावर 28 होता है, लेकिन हमें यहां पे पता नहीं कि उस लेंथ में, उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितने हैं। दैट मीन्स हमें लिखना है तो बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब V हुआ, और V का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है एरिया इनटू लेंथ। सो NaL, ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कि मतलब इतने होंगे। लेकिन हमारे पास
नंबर तो मिल गया, बट हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। यहां पे चार्ज क्या हो सकता है, सो इलेक्ट्रॉन्स ऑन कंडक्टर और चार्ज भी लिख सकते हैं। सो Q कितना होगा हमारे पास, Q हमें पता नहीं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, सो E हो गया NaL, क्योंकि हमारे पास टर्म्स भी मिल गए। अब ये इक्वेशन हमें मिला बेटा, अब इसी के बेस पे हमें आगे टर्म्स को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है कि कैसे ये वैल्यू हमें हमारे एक इक्वेशन की वैल्यू देगी। अब जब ये टर्म्स हुए, हमें पता है कि I इक्वल्स टू, अपने पास फॉर्मूला पता है क्या, I इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन T, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सबको पता है कि नहीं पता है, L अपॉन क्या होगा, लेंथ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, T चाहिए हमें, सो T को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, L बाई VD। सो हमारे पास VD का इक्वेशन है और अपने पास इस फॉर्म में वैल्यू पुट करनी है। दैट मीन्स हमारे पास Q की वैल्यू क्या मिली बेटा, ये तो हमें याद रखना है, ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि हमें टाइम के बेस पे ही चीजें डिसाइड करनी है। अब हमारे पास Q एज इट इज, T क्या है अपने पास, T L अपॉन VD। सो Q हमने क्या लिखा था बेटा, ENAL, तो यहां पे पुट करना है ENAL अपॉन L बाई VD। सो L से L कैंसिल हुआ, सो I का जो फॉर्मूला मिला वो क्या था, VDNEA। ये हुआ हमें रिलेशनशिप बता रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला, हमें इसकी वैल्यू इजीली मिलेगी जिससे हमें करंट फाइंड करना। और अगर VD के टर्म्स में फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, I अपॉन NEA, ये हुआ हमारा फॉर्मूला। और रिलेशन बिटवीन VD एंड I, VD इज व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड I इज व्हाट, करंट। ये इस कंडक्टर के लिए हुआ जिससे हमें वैल्यू पता चल जाएगी। अब इस VD के बाद अगर मैं करूं तो हमारे पास जो कंडक्टर है, अब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो हमें रिलेशन पता है क्या होगा, E इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई D, बट यहाँ पे लेंथ क्या है, L है, सो E इक्वल्स टू होगा V अपॉन L। ये टर्म्स हुआ। अब इसी के साथ हमें आगे टर्म्स भी डिस्कस करना है। अभी जैसे कि ये टर्म हमारे पास इक्वेशन मिला, I इक्वल्स टू NEA VD। अब हमें पता है कि जो करंट डेंसिटी नाम की एक टर्म होती है, दैट मीन्स J इक्वल्स टू I बाई A। सो यहाँ पे मैं ये फॉर्मेशन भी क्रिएट कर सकता हूँ, दैट मीन्स ये जो टर्म चेंज होगा, I बाई A इक्वल्स टू NEVD, ये हुआ J इक्वल्स टू NEVD इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। अब हमने जो पिछला कंडक्टर लिया था उससे रिलेटेड अगर हम थोड़ा उसके रेजिस्टेंस के टर्म में देखें क्या होगा, या तो रेजिस्टिविटी के टर्म में देखें, कंडक्टिविटी के टर्म में देखेंगे, तो ये इक्वेशन हमें कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले हमने जो इक्वेशन लिया था वो क्या था, I इक्वल्स टू NEA/VD, और VD हमें अच्छे से याद हो गया बच्चों कि E अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास, ET अपॉन M। ये हुआ, अगर नहीं है तो देख लेते हैं पीछे एक बार, कहाँ है, ये रहा ET अपॉन M। क्लियर है, हमें यहाँ पे डायरेक्शन कोई भी लेना नहीं हो, तो डायरेक्शन तो शो करने के लिए होता है कि नेगेटिव साइन है इस वजह से। अब ये टर्म मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, सो I इक्वल्स टू NEA/VD इज वॉट, ET अपॉन M। और हमें पता है कि जो रिलेशन है E इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई L। तो यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करके भी लिख सकता हूँ कि क्या होगा इक्वेशन, सो NEA इंटू E अपॉन L, चेंज करने के लिए भी लिख सकते हैं, सॉरी E अपॉन L, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, V बाई L इंटू T। तो ये टर्म हो जाएगा NEA इंटू ये पूरा टर्म अपने पास एज इट इज रहेगा EVT अपॉन ML। ये हमारे पास I के फॉर्मूला। बट हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR,
मुझे कौन से टर्म में चाहिए, रेजिस्टेंस के टर्म में चाहिए। दैट मीन्स क्या मैं V बाई आई का रेशियो लिख सकता हूँ? जब V बाई आई का रेशियो लिखूंगा तो ये हो जाएगा ml अपॉन E इंटू ई विल बी ई स्क्वायर, ml अपॉन n ई स्क्वायर a t। ये हमें मिला एक फॉर्मूला। T इज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम, A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास टर्म्स चेंज हो जाएंगे। तो क्या होगा, V इक्वल्स टू आई आर, और V बाई आई के फॉर्म में लेंगे तो ये रेजिस्टेंस के फॉर्म में इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम इक्वेशन नंबर 1। सो हमें इसको क्या करना, सॉर्ट आउट करना। दोनों V बाई आई के रेशियो को साथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टी इक्वल्स टू R। ये हुआ रेजिस्टेंस के टर्म में। हमें R की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिली है। अब वही टर्म हमें पता है कि जो हमने कंडक्टर लिया था उसकी रेजिस्टिविटी भी कुछ ना कुछ होगी। तो रेजिस्टिविटी अगर मैं R के टर्म में लिखूं, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रेजिस्टिविटी मीन्स क्या हो जाएगा अपने पास, आर ए बाई एल। सो हमें R की वैल्यू जस्ट अभी मिली, क्या मिली यहाँ पे R की वैल्यू, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टी, ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टी इंटू ए से ए कैंसिल हुआ। सो बेटा हमें अब यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई, सो रो इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टी। ये इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी हो गया। रेजिस्टिविटी, अब हमारे पास दूसरा टर्म क्या आता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी। सो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो इक्वल्स टू सिग्मा, सिग्मा इज आवर कंडक्टिविटी। ये पूरा टर्म चेंज किया तो सिग्मा क्या हो जाएगा हमारे पास, एन ई स्क्वायर टी अपॉन एम एल। ये हो गया कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो दोनों सेम रिलेशन, और हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इस वीडियो में मैंने पूरा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निचोड़ था पूरा का पूरा ऐड कर दिया, ताकि एक भी फॉर्मूला आपसे छूटे ना, और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू वगैरह आए या न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो फटाफट क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। और कल मिलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।